हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स के कोर्स के अंतर्गत एक विशेष क्लास देखेंगे और इसमें बहुत अच्छे से बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाने की कोशिश करें। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको दिया गया 2/3, 4/5 और 5/16, ठीक है, यानी 2/3, 4/9 एंड 5/16। इसका एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्ती बताना है। एलसीएम देखिए जब भी बताना होता है यानी लासा निकालना होता है तो क्या रूल होता है, जब भी ये फ्रैक्शंस में हो यानी भिन्न हो तो फिर क्या करते हैं, इसका लासा यानी कि एलसीएम जो होता है उसका आपको फॉर्मूला पता है। इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या होता है कि ऊपर के सभी नंबर्स का तो लासा ही लेना है। अगर आपको लासा बताना है तो ऊपर के सभी नंबर्स का, सभी संख्याओं का, जैसे 2, 4 और 5 का तो लासा यानी एलसीएम ही लेना होगा, लेकिन नीचे के नंबर्स का आपको मासा लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको तो वैसे ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपली ओरल इसको आप कर सकते हैं, मौखिक रूप से किया जा सकता है। अगर आपको रूल पता है कि 2/3, 4/5 और 5/16 का लासा बताना है तो ऊपर की संख्याओं का तो लासा ही लेना है और नीचे का मासा यानी एचसीएफ लेना है। तो नीचे का आप एचसीएफ लेंगे तो देखिए 3, 6 और 9। एचसीएफ क्या होता है कि जो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, 3 और 9 में 3 फैक्टर हो जाएगा, लेकिन 16, 3, 9 और 16 एक साथ अगर देखेंगे तो उसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 सम संख्या है, ये विषम संख्या है और इनमें कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है। इसका मतलब नीचे का एचसीएफ लेना, और जब कोई कॉमन ना हो तो उसका मासा हमेशा 1 होता है। तो नीचे सभी ऑप्शंस में 1 केवल यहां पर दिख रहा है, इसका मतलब आपका आंसर यही वाला सही होगा, डी पार्ट, ठीक। तो इसको तो आप ओरली मौखिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए आपको मालूम है कि 2, 4 और 5 का अगर आप लासा लेंगे तो वो आएगा 20, ठीक है, 20 आएगा। इसका लासा आपको लेना मालूम है, ऐसे 2, 4 और 5 लिख करके ऐसे आप लिखेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 5, फिर 2 से ऐसे, और 5, फिर 5 1 कम 5। तो इस तरीके से 2 दूनी 4, 5 20। तो आपका ये 20 ही आएगा, ऊपर 20 लिखेंगे और नीचे 3, 9 और 16 का लासा आपको इस तरीके से बताया गया कि ऐसे आपको लिखना है। 3 3 9 कट गया, फिर इस 3 से आप इस 16 को भी करेंगे तो आप जानते हैं 3 5 15, फिर 1 बचेगा, 1 से फिर इस 3 को करना पड़ेगा, 1 3 होगा। फाइनली जब कटेगा तो ये एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ 1। जब ऐसी कोई संख्याएं हो जिनका कोई कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ ऐसे ही 1 होता है। ये 20/1 यानी फाइनली 20 भी कह सकते हैं या 20/1 आंसर कह सकते हैं। तो देखिए ये तो था तरीका आपको लिखकर सॉल्व करना, और वैसे ही आप इस प्रश्न को ओरली मौखिक रूप से कर सकते हैं, ठीक है। जब लासा बताना हो तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर की संख्याओं का लासा और नीचे का मासा। अगर ये मासा यानी एचसीएफ बताना होता तो ऊपर का मासा करते और नीचे लासा उल्टा कर देते, रिवर्स। ये रूल होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। ऐसे अगर सपोज इसी क्वेश्चन का होता और कहता कि वो आप एचसीएफ बताइए तो ऊपर का की संख्या 2, 4 और 5 का आपको मासा लेना पड़ता, तो 2, 4 और 5 में भी सब कॉमन कुछ नहीं होगा तो एक ही मासा हो जाएगा, और नीचे का 3, 9 और 16 का लासा लेना पड़ता। 3, 9 और 16, इसका जब आप लासा लेंगे तो आप देखिए 16 को तो 2 बार बार जितनी बार 2 से कटेगा आपको काटना ही पड़ेगा, 2 8 16। फिर देखिए यहाँ पर 3 9 आपको 2 से ही करना है, और 2 चौके 8, फिर देखिए 2 2 दूनी 4, फिर 2, फिर ये 3 1 कम 3, और फिर ये 3, सब ये हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 9 144, ये 144 आपका आंसर हो गया। ये आपका एचसीएफ होता अगर इसी का पूछा जाता तो, ठीक है। तो अगर आपको एचसीएफ पूछा जाए तो आप ऐसे करेंगे, एलसीएम पूछा जाए तो ऐसे करेंगे। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम है और आप इनको ढंग से कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो उनके उन 2 संख्याओं का अनुपात बताना है। अब देखिए आपको ये नहीं पता कि तीसरी संख्या क्या है, मैं मान लेता हूं कि वो तीसरी संख्या x है। अब बाकी की जो 2 संख्याएं हैं वो, उसमें एक संख्या तो 20% ज्यादा है इससे। 2 संख्याओं के बारे में क्या कहा गया, 2 संख्याएं हैं जो कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है। एक संख्या ऐसी है जो इससे 20% ज्यादा है, एक ऐसी है जो इससे 50% ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु पहले अपने आप में 100% होती है, जब उसमें कुछ बढ़ता या घटता है तो उसका मान उतने ही % बढ़ जाता है या उतने ही % घट जाता है।
तो अगर कोई संख्या पहले अपने आप में मान लीजिए ये x है तो ये अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये 20% ज़्यादा हो गई और 50% अधिक हो गई, तो इसका मतलब जब ये 20% अधिक होगा तो वो 100% पहले था तो अब 120% को रिप्रेजेंट करेगा। और x का 120% आप ऐसे कह सकते हैं कि अब ये x का 120% और यहाँ कह सकते हैं आप x का 150%। ठीक है, यानी कि वो चीज़ जो x थी वो बढ़ करके 120% होगी क्योंकि उसमें 20% बढ़ गया। जब x वो था पहले तो 100% था अपने आप में। कोई भी वस्तु स्टार्टिंग में अपने आप में 100% होती है, याद रखें। तो जब वो बढ़ेगा तो उतना ही परसेंट बढ़ जाएगा, घटेगा तो उतना ही परसेंट घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब ये संख्या अपने आप में x का 120% और यहाँ पर 150% हो गई होगी। इन्हीं का अनुपात बताना था बस। तो आप ऐसे लिखेंगे x का 120% और नीचे x का ही 150%। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, बात खत्म। तो आपको मालूम है x गुणे 120% मतलब बटे में 100, ये लिखेंगे x गुणे 150% बटे में 100। ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, परसेंट ऊपर नीचे है, कट ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं करके बता रहा हूँ। x से x कट जाएगा, ये देखिए ये 0 0 कटा और 12 और बटे 15 बचा, तो 12 बटे 15 3 से कटेगा, 3 चौके 12, तीनों पछी 15, तो 4 बटे 5 यानी 4:5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बस 4:5 बी पार्ट में दिया गया। ठीक है, अब देखिए इतनी कहानी जो ये लिखनी पड़ी है समझाने के लिए, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत कहाँ होगी। देखिए आपको केवल इतना अप्रोच करना था। जिन लोगों को जरा सा भी बेसिक आइडिया हो गया है या जो पहले से जानते हैं वो अब क्या करेंगे, आप इसको ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो बस इतना ही करेंगे कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% बढ़ी है, मतलब एक का मान 120% हो गया, एक का 150% हो गया, खत्म काम। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, परसेंट में बटे 100 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, फाइनली वो कट ही जाना है। अनुपात बताने में तो उसको कटना ही है, 0 से 0 पे कटेगा, 12 बटे 15 ये आपका 4 बटे 5 बचेगा, कट के खत्म। आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ चेक करना है। हमें समझाने के लिए ये सब सॉल्व करना पड़ता है तो वो समय लगता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में जैसे यहाँ 72, फिर रूट के अंदर रूट चलता जा रहा है और वो समान संख्या रिपीट हो रही है, 72 72 और प्लस में ऐसे ही वो रिपीट होती चली जा रही है। ठीक है, अब सपोज इस तरीके से आए और अनंत तक ये बढ़ती ऐसी चली जाए, तो ऐसी संख्याओं का जो आंसर होता है वो निकालने का तरीका एकदम अलग होता है। सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए ये जो संख्या लिखी है अंदर, समान संख्या जो बढ़ती जा रही है अनंत तक, इसको आप ऐसे दो संख्याएं सोचिए। देखिए जो 72 है इसके लिए आप ऐसी दो संख्या बस केवल सोचिए जिनका अंतर 1 हो और गुणा करने पर 72 आए, तो होता है 9 8 72, 9 8 72 होता है। बस ये आपने जैसे ही सोच लिया, इतना ही मात्र सोचना है। तो इसमें अगर ये सब प्लस साइन के साथ बढ़ रहा है तो फिर बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाएगी, अगर यहाँ माइनस माइनस लगा होता तो 8 छोटी वाली उत्तर हो जाती, बस यानी आपका आंसर 9 हो जाएगा। केवल इतना ही सोचना है इस प्रश्न में और कुछ नहीं। यानी ऐसे प्रश्न अब जब भी आएंगे आप आराम से उसको कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न अगर आता है, सपोज ये मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 + 12 + 12, इस तरीके से प्लस करके ऐसे ये बढ़ता जाए अनंत तक चलता ही जाए। तो अब बस 12 के दो ऐसे फैक्टर सोचिए जिनका अंतर 1 हो, तो 4 × 3, इसमें देखिए अंतर भी 1 है और 4 × 12 भी। अब प्लस था इसलिए बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाएगी। अगर यही चीज़ें मैं माइनस करता चला जाऊं, देखिए इस जगह पर ऐसे माइनस लगा देता हूं और फिर ये बढ़े ऐसे ही, तो ये छोटी वाली संख्या 3 उत्तर हो जाएगा। बस सोचेंगे ऐसे ही और आराम से आंसर कर देंगे। तो आई होप आप अब ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे आप आराम से उनको डील कर लेंगे और उनका आंसर कर पाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं होता, सॉल्व करने में प्रक्रिया लंबी है और इसको ऐसे ट्रिक से करना बहुत ही आसान है। ठीक है, और प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं ऐसे। अगला है, विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। गणित शिक्षण, गणित को पढ़ाने का, गणित शिक्षण करने का जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है। तो 4 ऑप्शन है, इनके अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, यानी कि क्या जो बच्चे हैं उनके विचार करने की प्रक्रिया का गणितीकरण कर दिया जाए, यानी उनके अंदर विचारों में गणित को शामिल किया जाए। या पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को हल करवाना केवल उद्देश्य हो सकता है। क्या गणित को पढ़ाने का उद्देश्य ये इतना ही है कि हम प्रश्नों को हल करा दें? क्या हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हम ही बस हल करके छोड़ दें, आपको कॉन्सेप्ट ना सिखाएं, अवधारणाएं ना सिखाएं, उसका तर्क ना समझाएं या उसके साथ आपको जोड़े ना,
आपकी विचारधारा को ना बदलें गणित को लेकर के। हमारा उद्देश्य, आप देख रहे हैं, आप गणित पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य आपको समझ में आ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, आपके मस्तिष्क में गणित को समाहित कराना या आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाना। यानी जाहिर सी बात है कि इससे ही आंसर आपको मिल गया, बच्चों की विचार प्रक्रिया को ही गणितीकरण कर देना, यानी हम आपके विचार को ही गणित के अनुरूप बदल दें। यही गणित शिक्षण का उद्देश्य है, लक्ष्य है। यही आंसर सही है। बाकी देखिए, केवल पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल कराना ये तो उद्देश्य नहीं हो सकता। बच्चों को रोजगार योग्य बनाने के लिए गणित शिक्षण, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। बच्चों का गणित से मनोरंजन करना, इंटरटेनमेंट करना, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि गणित से मनोरंजन हो। ठीक है, गणित से तर्क शक्ति बढ़ सकती है, आपके विचारों की शक्ति बढ़ सकती है, बहुत अलग चीज़ है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि गणित का जो शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया, एक घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z है, तो घनाभ का आयतन होगा। देखिए, ये प्रश्न मैंने अभी लास्ट क्लासेस में 1-2 क्लासेस में समझाया था और इसको प्रूव करके भी दिखाया था। अभी मैं फिर समझा दे रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोग ये याद रखें कि अगर घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल हो तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, उसको आप नोट ही कर लीजिए, याद रखिए। घनाभ का आयतन अगर क्षेत्रफल हो तो अंडर रूट में क्षेत्रफल होगा a1 गुणे a2 गुणे a3। मान लीजिए तीनों का क्षेत्रफल हम a1 a2 a3 कर दें तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्षेत्रफल को क्या कहा है, x, y और z, तो आप x इंटू वाई इंटू जेड कर देंगे, बस ये आपका आयतन हो जाता है, बस जब आपका क्षेत्रफल दिए हो। तो ये चीज़ आप याद रखिए। और सी पार्ट में ये कैसे होता है, ये सूत्र कैसे बनता है, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, आपको ये मालूम है कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। अब अगर मैं क्या करूं कि इसको क्षेत्रफल में बदलना है, तो अगर मैं चाहूं तो इसको, इसी संख्या को जो LBH है, इसी का वर्ग भी करें और वर्गमूल भी ले लें। अगर हम वर्ग भी करें और वर्गमूल भी ले लें तो समझिए आपने कुछ भी बदलाव नहीं किया। किसी भी संख्या पर वर्ग करना और सेम टाइम वर्गमूल लेने से उस पर कोई अंतर नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि आप क्या करें कि देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 3 है और 3 का हम वर्ग करें तो कितना होगा 9, और इसका वर्गमूल भी ले लें तो कितना, फिर से 3। तो आप किसी संख्या का अगर वर्ग करते हैं और वर्गमूल भी ले लेते हैं तो वास्तविकता में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर चिन्हों का प्रदर्शन, इसका स्वरूप बदल गया। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हैं। अब आप देखिए, इस चीज को अगर हमने ऐसा कर दिया तो ठीक है, अब होगा क्या कि 2 बार l का स्क्वायर, यानी l 2 बार हो जाएगा, हम l गुणे l कह सकते हैं। b भी ऐसे 2 बार हो जाएगा, b गुणे b कह सकते हैं। h भी 2 बार हो जाएगा तो h गुणे h भी कह सकते हैं, अंदर अगर वर्क कर दें। तो अब आप देखिए, अगर इसी चीज को चाहे तो एक l और एक b को हम साथ में ले लें, फिर एक b और एक h को साथ में ले लें, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इस h और इस l को साथ में ले लें। तो आप ये जानते हैं तीनों जो फलक होंगे उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ये सब क्या होगा, क्षेत्रफल को ही प्रदर्शित करेगा। तो ये आपका a1 गुणे a2 गुणे a3 हो जाएगा। ये इस तरीके से देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई भी क्षेत्रफल, चौड़ाई गुणे ऊंचाई भी क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा, और ऊंचाई का किसी भी कोई भी ऐसा हो आयत हो जिसमें लंबाई चौड़ाई होगा तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से निकलेगा। जैसे जो कमरा जिसमें आप बैठे पढ़ रहे हैं, इसमें अगर नीचे की फर्श का क्षेत्रफल आप निकालें तो लंबाई और चौड़ाई है तो आयत ही। सारे देखिए, आपको जो छह दीवारें दिख रही हैं, 6 आपको फलक दिख रहे हैं, फेसेस दिख रहे हैं, 4 दीवारें और छत और फर्श मिला के, सबका अगर आप क्षेत्रफल बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे। फर्श का कोई क्षेत्रफल पूछेगा तो आप देखेंगे लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कह देंगे। आप अगर ऊपर की छत का भी आप देखें क्षेत्रफल, तो ऊपर की छत भी आयत की तरह रखी हुई है, उसमें भी सिर्फ लंबाई चौड़ाई नजर आ रही है, उसको भी गुणा l गुणे b होगा। अगर साइड की वॉल होगी तो उसमें लंबाई के ऊपर ऊंचाई आ जाएगी तो लंबाई गुणे ऊंचाई। अगर दूसरे साइड की वॉल देखेंगे तो ऊंचाई और चौड़ाई होगी उसमें, तो ऊंचाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। इसी प्रकार से क्षेत्रफल बनते हैं, यानी किसी भी आयत में किन्हीं भी 2 भुजाओं का गुणनफल, चाहे वो चौड़ाई ऊंचाई हो या हम कहें कि कोई आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो जो भी होगा 2 भुजाओं के गुणनफल से ही क्षेत्रफल बनता है। इसीलिए ये आपका क्षेत्रफल का सूत्र ऐसा बनता है। आप ये समझ गए होंगे। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है डिटेल को करने के लिए, लेकिन फिर भी आप इसको याद भी रखेंगे तो इससे क्या होगा, कई बच्चों को जिनको मैथमेटिक्स आती है वो कभी भूलेंगे नहीं और उसको समझ भी जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बाकी लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलन, एक अर्धगोला, एक शंकु समान आधार पर स्थित है, ठीक है, तथा उनकी ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। ठीक है, सिंपल बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। केवल आपको तीनों चीजों के आयतन का सूत्र आना चाहिए।
एक आपका बेलन है, वो कह रहा है उसका आयतन भी समान है, मतलब आधार समान है और ऊंचाई भी समान है। मान लीजिए ये आधार है और ये ऊंचाई है, कोई दिक्कत नहीं, ये बेलन है। उतने ही आधार पर एक क्या स्थित है, अर्धगोला। अर्धगोला अगर हम बनाएंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, आधार वही है, अर्धगोला कुछ इस तरीके से बन गया। और उतने ही आधार उतना ही लेना है, उस पर शंकु भी बना हुआ है, तो ये शंकु। अब इनकी ऊंचाइयां भी समान है, ये जो ऊंचाइयां हैं ये भी आपकी समान है। अगर ऊंचाइयां भी समान है, आधार भी समान है, तो करना यानी त्रिज्या भी समान है, इसका मतलब त्रिज्या ऊंचाई सब समान ही है। तो केवल इनके हमें सूत्र पता होने चाहिए और आयतन हमें निकालना आना चाहिए बस। देखिए जैसा कि इसका बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच आयतन, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जब हम इनका अनुपात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से कि जैसे इसका अनुपात आप निकालेंगे तो इनमें सब में 3 पहले तो जो सब में कॉमन है सब वो खत्म कर दीजिए। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पर कटेगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ भी, तो एक आर बचेगा, एक आर स्क्वायर ये भी कट जाएगा, सब जगह है ना तो वो कट जाएगा। अब देखिए एच और आर भी बराबर है, तो इसलिए ये एच और ये आर भी कटेगा, क्योंकि एच और आर सब बराबर, ये ऊंचाई भी बराबर, आधार भी बराबर, सब कट गया। केवल यही संख्या बची, यहाँ से 1, यहाँ से 2/3, यहाँ से 1/3, इतना ही बचेगा। तो इसका अनुपात निकालने का तरीका ये होता है कि जो नीचे बटे में 3 है सबका हर बराबर कर लीजिए, ठीक है। या ऐसा कह लीजिए कि हम इन सब का एलसीएम लेंगे लासा, और एलसीएम से ही हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसके नीचे बटे में क्या 1 है और यहाँ 3 है और 3 है, तो 1 3 3 का लासा अगर आप निकालेंगे तो 3 ही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 3 आएगा, तो 3 से इसको भी गुणा कर दीजिए, 3 से इसको भी कर दीजिए, 3 से इसको, तो 3, ये 3 एक कम 3 ही हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा 2, ये 3 से 3 कट के 1, तो 3:2:1 आपका उत्तर हो गया। बस ये आप ध्यान रखें, आंसर हो गया 3:2:1, जो कि फर्स्ट पार्ट में है। केवल आपको अनुपात का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अनुपात समानुपात चैप्टर में ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं कि जब कुछ अनुपात जो है भिन्नों में हो तो उनको एक अनुपात में कैसे बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसे ही कभी आपका जैसे 2/3 है, 1/4 है, इस तरीके से है, और मान लीजिए कि यहाँ पर 1/6 है। अब आपसे कहा जाए कि इसको आप सरल अनुपात में लिखिए, ये अनुपात है भिन्न में और आपको समान सरल अनुपात में इसको बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 3, 4 और 6 जो नीचे संख्या है इनका लासा लेंगे। लासा लेने की भी सरल विधि मैंने बताई है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 3, 4 और 6 ऐसे करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, बल्कि आप क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करिए। देखिए क्या दोनों बाकी संख्या इसको काट रही हैं, तो नहीं काट रही, 3 से तो 6 कटेगा लेकिन 4 से नहीं, तो ये लासा, अगर दोनों संख्या इसको काट देती, सपोज यहाँ 2 होता तो इसका लासा 6 ही हो जाता। अगर हम कहते 2, 3 और 6 का लासा बताइए, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 6 है और 3 से भी कट रही, 2 से भी, इसलिए यही एलसीएम हो जाती 6 ही। लेकिन अगर यहाँ पर है आपका 3, 4 और 6, तो 6 से 3 तो काट रहा है लेकिन 4 इसको नहीं काट रहा है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, 6 का डबल करेंगे, 12 को चेक करेंगे तो 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा। इसका मतलब इनका लासा 12 है सीधे, तो 12 से बस इनको गुणा कर दीजिए। जो लासा आए इनका, जो नीचे जो हर में संख्या इनका जो एलसीएम आया है उससे इनको बस गुणा करना है। 12 से इसको भी, 12 से इसको भी, और 1/6 को भी 12 से, तो जो ये अनुपात आपका बचेगा वही हो जाएगा सरल अनुपात। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 ते 12, तो ये 3 एकम 3 ही हो गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये 2 ही हो गया। तो आप देख रहे हैं 8:3:2। ऐसे प्रश्न भी अक्सर आ जाते हैं कि अनुपात ही दे करके आपसे कहा जाए कि उसको सरल अनुपात में बदलिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं अच्छे से, और नहीं तो आप यहाँ भी सीखते चलिए। फिलहाल के लिए मैं कॉन्सेप्ट समझा भी रहा हूँ, आप देखते रहिए, ध्यान देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। अगर कोई टीचर विद्यार्थियों को फीडबैक दे रहा है तो इसका मतलब किसी चीज़ का, अगर हम आपकी किसी भी क्वेरी का, किसी भी प्रश्न का फीडबैक दे दें तो इसका मतलब हम आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, तो रचनात्मक तो नहीं कि हम कोई रचना कर रहे हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको फीडबैक अगर मैं दे रहा हूँ, टीचर आपको फीडबैक दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी समस्या का निराकरण कर रहा है, निदान कर रहा है या समाधान कर रहा है।
तो जाहिर सी बात है निदान का मतलब ही होता है समाधान, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा, निदानात्मक मूल्यांकन हो रहा है वहां पर। सारांश तो दे नहीं रहा है, अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो सारांश नहीं कि वो शॉर्ट में आपको कोई चीज़ सारांश देने लगा, वो आपको फीडबैक ही दे रहा है चीज़ों का, तो इसका मतलब वो आपकी समस्या का निदान कर रहा है। भविष्यात्मक मूल्यांकन, भविष्य का मूल्यांकन नहीं करा जा रहा है। फीडबैक का मतलब यही है कि हम आपकी समस्या, आपकी जो हमारे पास आई है, हम उसका फीडबैक आपको दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम निदान कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, निदानात्मक मूल्यांकन। आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया 4 की पावर x का x प्रतिशत बराबर 51.2, तो x क्या होगा। ठीक है, 4 की पावर x आपको दिया गया है और इसके साथ कहा गया का, और फिर लिखा गया है x प्रतिशत और बराबर में 51.2, और यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अब ये हुआ 4 की पावर x, का की जगह गुणा लग जाता है, x प्रतिशत जिसके पास होता है उसके बटे में 100 आ जाता है, बराबर 51.2। ठीक है, अब इस 100 को उधर भेजेंगे तो 4 पर घात x गुणे x बराबर ये 51.2 से 100 क्या हो जाएगा, गुणा, क्योंकि इधर बटे में इधर गुणा हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो होगा क्या, दशमलव बस केवल हटेगा और इतना हो जाएगा 5120। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, अब आप देखिए ये प्लेस ऐसा दिख रहा है जहाँ से आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। 4 की घात x में भी x है और यहाँ गुणे में x है, तो ये कैलकुलेशन करना बहुत ही अजीब होगा। अब क्या करें, तो यहाँ से बेहतर होगा कि आप इस जगह से विकल्पों का सहारा लें। जैसे अगर हम विकल्पों का सहारा लेंगे तो क्या होगा, x का मान अगर हम इसको मान के चलें 4 को, तो 4 पर x की जगह हम 4 रखेंगे और गुणे यहाँ भी x की जगह 4 रखेंगे। अगर इतना आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आंसर है। बस यही देखना, ये एक रिजल्ट आपको मिला। देखिए यहाँ से आपका तार्किक दृष्टिकोण ही कार्य करेगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आगे आप तर्क से ही कर पाएंगे, ज़्यादा आसान भी होगा और वही तरीका भी होगा। तो 4 चौके 16, 16 गुणे 16 256 होगा, 256 को 4 से करेंगे तो 4 छंग 24। देखिए 20 पीछे 0 है तो आप फालतू में समय न गंवाएं, ये गुणा करके इतना तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये विकल्प गलत है, ये विकल्प नहीं होगा। अब हम 5 को लेकर के चेक करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो 4 है, 4 पर घात 5 लिखेंगे और गुणे में भी 5 लिखेंगे, देखेंगे कितना आ रहा। 4 की घात 5 का मतलब आपने देखा 4 की घात 4 256 था, तो 4 की घात 4 तो 256 ही है, एक और 4 से गुणा करेंगे प्लस ये 5, तो आप देखेंगे यहाँ पर 256 और 5 चौके 20। अब इसको गुणा करिए, देखिए 256 का डबल 512 ही होगा और 0, ये आपका हो गया। बिल्कुल सही आंसर आ गया, यानी हमने इस पक्ष को सॉल्व किया और ये वाला आ गया। इसका मतलब हमारा जो x होगा ये सेटिस्फाई करेगा 5 के लिए। ये एक इक्वेशन बन गया समीकरण, और समीकरण के आधार पर आपने इसको सरल किया। ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न भी तार्किक दृष्टिकोण से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इनकी अप्रोच भी कोई ऐसी टफ नहीं है, लेकिन समझदारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जो डिवाइड होता है, जैसे मान लेते हैं कि 3 को हमें यहाँ से 14 से डिवाइड करना है, तो हम ये कहेंगे कि 14 क्या, बल्कि और कोई प्रश्न ले लेते हैं, चलिए यहाँ 17 ले लेते हैं, तो 3 पछी 15 करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। देखिए ये हो गया, आप ये डिवाइड जानते हैं। अब देखिए इसमें डिवाइड में क्या है, ये जो 17 है ये भाज्य कहा जाता है, ये जो 3 है इसी को भाजक कहते हैं, ये जो 5 है ये भागफल होता है, और ये जो नीचे 2 बचा है ये शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। इनको इंग्लिश में देखें तो आप इसको आप बोलेंगे डिविज़र, इसको डिविज़र कहा जाएगा। ये आपका डिविडेंड होगा, भाज्य जो है डिविडेंड। ठीक, और ये भागफल आपका कोशेंट होगा, और ये शेषफल आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते हो। और आपने एक सूत्र पढ़ा है कि भाई भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, और सभी को ये मालूम होता है कि किसी भी भाग के लिए ये आपका इस प्रमेय से वो बराबर हो जाता है, सिद्ध रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर हमें चेक करना है
तो अब इसी का सहारा लेकर के हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और एवं शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल आपको 46 दे भी दिया गया, तो वहीं से चलिए उल्टा रिवर्स में चलिए कि शेषफल का 5 गुना कौन है? शेषफल हमें पता है, शेषफल का 5 गुना कहा गया है कौन? भाजक। भाजक शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 5 गुना है तो भाजक निकालते, शेषफल है हमारा 46 और गुणे 5 करेंगे तो मिल जाएगा 5 छक्का 30, 5 चौके 20 और 3 23। तो यानी आपको भाजक मिल गया 230। ठीक है, और भागफल का 10, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और जो भाजक की बात है वो भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल इतना है तो भाज्य क्या होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज में कमी लग रही है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, एवं शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यही जो भाजक है इसी के बारे में ये भी कहा गया है कि वो भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना। ये भी स्टेटमेंट है, दोनों भाजक के लिए ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास भाजक आ चुका है, इधर हम 230 रख दें जो आ चुका है, तो भागफल मिल जाएगा क्योंकि भागफल का मतलब गुणा 10 गुना, तो 10 इधर डिवाइड होगा, 230 से उधर गुणे में है तो इधर डिवाइड होगा, 0 0 कट जाएगा, तो आप देख रहे हैं 23 बचा। केवल भागफल का मान तो आपका 23 बचा, 23। तो भागफल अगर 23 आ गया और आपका यहाँ से भाजक आपका 230 आ गया, शेषफल हमें पता ही था तो बस यहाँ पर मान रख दीजिए। देखिए भाज्य आपको बताना था ना, ठीक है, भाज्य बताना था, अब इसी में मान हम रख रहे हैं। ऊपर थोड़ा सा जगह यहाँ पर सॉल्व करते हैं। भाजक कितना आया था? भाजक आया था 230 गुणे भागफल कितना आया है? भागफल आया 23, 23 प्लस शेषफल है, शेषफल दिया था 46। बस इसी को आपको सरल कर देना है आंसर। चलिए बाकी चीज़ों को हटा रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉल्व करिए, इसको गुणा कर लीजिए, 23 और गुणे यहाँ पर 230 है तो 23 को 23 से गुणा कर लीजिए फटाफट। ठीक है, जिनको वर्ग याद है वो सीधा कर सकते हैं। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 12, 529। आप देख रहे हैं यहाँ पर 529 हो गया और ये जीरो, इसमें जीरो भी था, जीरो बढ़ा लीजिए, प्लस शेषफल मतलब 46 बढ़ा लीजिए। 46 जब इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 6 9 4 13, 2 1 3 और 53 36। इसका आंसर हो गया 53 36। देखिए 53 36 यहाँ पर कहाँ है? डी पार्ट में दिया गया है। 53 36 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से स्टेटमेंट वाइज समझना है कि प्रश्न की डिमांड क्या है और उसके बाद इसको करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। प्रिया गणित के प्रश्न सॉल्व करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। बहुत बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गणित में अगर कोई चीज़ निपुण है या गणित आपको क्या किस प्रकार की बुद्धि शक्ति आपकी बढ़ाती है, तो वो तर्क शक्ति तार्किक बुद्धि होती है। तो इसलिए तार्किक बुद्धि यहाँ पर बढ़ेगी और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। भाषा का विकास होने का, लैंग्वेज स्किल का कोई मतलब नहीं गणित से, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश हिंदी संस्कृत किसी भाषा में आप निपुण होंगे। तर्क की बुद्धि ही बढ़ेगी। अंतर व्यक्तित्व, आपके अंदर का व्यक्तित्व, अंतर व्यक्तित्व बढ़ने से इसका विकास या बुद्धि से कोई मतलब नहीं है। मनोयोग, मन की बुद्धि से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो और प्रश्नों को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया यदि 1.2x बराबर 0.3y तो आपको y माइनस एक्स ज्ञात करना है, या जो एक्सप्रेशन दिया है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, x बटा y निकाल लेते हैं। x इधर है, y को इधर ले आइए, गुणे में है तो y इधर बटे में हो जाएगा और इस 1.2 को उधर भेज दीजिए तो 0.3 के नीचे ये जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा 1.2। भाई इधर ये गुणे में है तो इधर बटे में हो जाएगा, y इधर आ गया। तो अब ये चीज़ हो गई, एक ही अंक पर दशमलव इधर भी, एक ही अंक पर इधर भी, एक ही अंक पर इधर भी। जब समान अंक पर है तो दशमलव हट जाते हैं, हटा दीजिए तो x बटे वाई बराबर, ये 0.3 लिखने का मतलब नहीं, सिर्फ हम 3 कहेंगे और 12 ये है ही है, दशमलव हट चुका तो 3 एक कम 3, 3 चौके 12, इसका मतलब 1/4। x बटे वाई कहीं पर आएगा तो उसका मान आपका 1/4 आ चुका है। ठीक है, हमें जो ज्ञात करना है वो है x y माइनस एक्स बटे
y प्लस एक्स, इसको हम क्या करें, इसको हमें उसमें x बटे वाई बनाना पड़ेगा। x बटे वाई बनाने के लिए x के नीचे y आना चाहिए, यहाँ तो x ही है। तो हम क्या करें, अगर किसी, ये एक भिन्न के रूप में देखिए लिखा हुआ, ऊपर अंश में y माइनस एक्स और हर में y प्लस एक्स। तो अगर कोई भिन्न हो, उसके अंश और हर में समान संख्या से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, मैं कहूँ कि इसको 2 से भाग करते हैं, 5 को भी और 7 को भी भाग करते हैं 2 से, तो देखिए अब फाइनली पलटने के बाद फिर 2 कट ही जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अगर आप पलटते हैं तो ये 2/7 हो जाएगा और फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर से 5/7 का 5/7 ही रह जाएगा। इसका अर्थ ये है कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूँ 5/7 था, इसमें 2 से गुणा करिए ऊपर नीचे, तो इसका मतलब आप 2 से 2 कट ही जा रहा है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। आप चाहे इसको 10/14 करें, बाद में काटे तो फिर से 5/7 आ जाएगा। यानी गुणा करने पर अंश और हर में समान संख्या से और भाग करने पर अंश और हर में समान संख्या पर किसी भी भिन्न में कोई फर्क या परिवर्तन नहीं होता। इस बात को आप सभी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें x बटा वाई तभी बनेगा जब x के नीचे y है। तो हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स टोटल को y से भाग कर दें और नीचे जो y प्लस एक्स है ही, नीचे बटे में क्या है y प्लस एक्स, इसको भी टोटल को y से भाग कर दें। तो इस प्रकार से आप देखिए, इस भिन्न के हमने अंश में, देखिए ये अंश रहा, इसमें हमने y से भाग किया, ये हर रहा, इसमें भी y से भाग किया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारा कार्य हो जाएगा इससे। देखिए कैसे, y माइनस y के नीचे, ये देखिए इसके नीचे भी y आएगा, y बटे वाई, ठीक है, और माइनस ये x के नीचे भी है तो x बटे वाई भी कह सकते हैं। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी y बटे वाई और प्लस ये x बटे वाई, तो y बटे वाई तो कट के 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बटे वाई, ये ऊपर बचा, यहाँ भी कट के आया 1 प्लस एक्स बटे वाई। इसी को सरल करना है बस। तो ये एक्सप्रेशन सरल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप देखिए 1 माइनस एक्स बटे वाई का मान कितना आया था, 1/4, 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4, क्योंकि एक्स बटे वाई यहाँ भी बस 1/4 रख देना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 एकम 4 माइनस 1 मतलब 3/4, और ये हर बराबर करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 1 मतलब 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3/5 इसका आंसर। 3/5 अगर बटे में आ रहा है तो आप कर दीजिए, लेकिन दशमलव में है तो भाग करेंगे, आपको मालूम है दशमलव लगाएंगे 0, 5 छक्का 30, तो इसका मान 0.6 भी कह सकते हैं। तो 0.6 आपको दिया है, डी पार्ट में राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। ऑल्दो इसको लिखने में, करने में तो टाइम टेकिंग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन अगर आपको ये सब पता होता, मुझे बताना ना पड़ता, तो आप केवल देखते ही इसमें इतनी स्टेप आपको करनी पड़ती। देखिए क्या है स्टेप जो आपको करना था, एक्चुअली आप ये तो लिखते ही लिखते, फिर आपको मालूम है कि x बटे वाई का मान 3/12 आ रहा है, यानी 1/4 आ रहा है। तो हम क्या करते, बस केवल यहाँ पर y से ऊपर भी भाग करते, y से नीचे, क्योंकि हमको x बटे वाई देखना है। तो y से जब ये होता तो ये कट के 1 ही हो जाता, माइनस एक्स बटे वाई, और यहाँ पर भी y से कट के 1 प्लस एक्स बटे वाई। बस इतना आपने ओरली कर लिया अगर देखते ही, तो अब केवल मान रख के सॉल्व करना था, तो कम स्टेप हो जाती है। यानी प्रैक्टिस से आप इन स्टेप्स को रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन समझाते और सीखते समय ये चीज़ें रिड्यूस नहीं की जा सकती। हम लोगों को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1/5 भाग का चिन्ह, फिर 1/5 और का लिखा है 1/5। यहाँ भी देखिए 1/5, अब की बार का यहाँ आगे लिख दिया गया 1/5 और भाग का चिन्ह यहाँ कर दिया गया। इसको सॉल्व करने का मतलब बॉडमॉस रूल में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ यानी का, और फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ये सब जानते हैं आप बॉडमॉस रूल को अच्छे से। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/5 और भाग को ऐसे ही रहने देंगे, इस 1/5 का 1/5, यानी ऐसे इसको करेंगे। पहले भले ही का की जगह गुणा लगता है, लेकिन अब सॉल्व यही वाला सेक्शन पहले होगा, क्योंकि बॉडमॉस में ओ यानी ऑफ पहले सॉल्व होता है। तो इसको अगर हम करते हैं तो 1/5 और भाग 1 एकम 1 5 25। देखिए अगर ये केवल गुणा होता तो फिर पहले ये वाला सेक्शन सॉल्व होता, भाग वाला, लेकिन ये एक्चुअली गुणा नहीं है, ये गुणा का के स्थान पे आया है, इसलिए का वाला पहले सेक्शन सॉल्व होता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से नीचे का जो था
इसमें 1/5 और का की जगह यहाँ गुणा लगेगा, तो पहले अब यही सेक्शन सॉल्व होगा क्योंकि ये वास्तव में गुणा नहीं बल्कि ये का ही है, का के स्थान पे हमने गुणा लगाया है, ध्यान रखें। तो इसके नीचे ये क्या आ जाएगा, फाइनली ये वाला सेक्शन पहले सॉल्व होगा, तो 1/25 ये हो जाएगा और भाग में 1/5। अब देखिए इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 1/25 और भाग जब होता है तो गुणा लगा देते हैं सरल करने के लिए, और 1/25 पलट के 25/1 हो जाता है, यही रूल होता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी 1/25 है और भाग है, भाग को बनाएंगे गुणा, तो ये वाला पलट जाएगा 1/5 अब 5/1 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, 5 1 कम 5 5 25, यहाँ क्या होगा 5 1 कम 5 5 25, आप देख रहे हैं ऊपर 5/1 और नीचे 1/5, ये 5 पलट के ऊपर जाएगा तो 5/1 के साथ गुणा होगा और ये 1/5 जो है 5/1 हो जाएगा, मतलब 5 25। आंसर हो गया 25, सी पार्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी पार्ट 25, ठीक है। तो मुझे आशा है आप इसको भी समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 272 का होल स्क्वायर, 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर और इसका भी वर्गमूल, यानी ये। अब इसको आपको सरल करना है, तो चलिए देखते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप सभी जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर लेंगे और इस पर वर्गमूल तो है ही। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10, 2 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, ये 400 हुआ, गुणे ये घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, 11 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 144। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, अब 400 का 20 होता है वर्गमूल और 144 का 12 होता है, तो 12 दूना 24 मतलब 240 इसका आंसर हो गया। चेक कर लीजिए 240 यहाँ पर दिया गया है, बी पार्ट में इसका आंसर 240 आपको बताया गया। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बहुत ही आसान प्रकृति का प्रश्न था, लेकिन आना चाहिए करना, तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कई बार बताया कि अगर वर्ष साधारण वर्ष है तो उसका जो पहला दिन होगा वही बराबर अंतिम दिन, मतलब पहला दिन और अंतिम दिन समान ही होगा साधारण वर्ष के लिए। लेकिन अगर वही लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ ही जाता है, तो जो इसका पहला दिन होगा तो वो बराबर नहीं होगा, बल्कि पहला दिन जो होगा और अंतिम दिन एक इससे एक्स्ट्रा होगा, मतलब जो पहला दिन होगा उससे 1 प्लस कर देंगे, उसमें एक दिन बढ़ा देंगे, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब यहाँ पर लीप वर्ष की बात है और पहला दिन मंगलवार था। अगर ये होता साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार था तो अंतिम दिन मंगलवार ही हो जाता, लेकिन क्योंकि लीप वर्ष है तो पहला दिन मंगलवार है तो उसका अगला दिन बुधवार हो जाएगा, बस अगला दिन में एक बढ़ा देंगे, बस यहाँ पर +1 हो जाता है, इतना ध्यान रखें। तो ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, सब चीज़ों पर प्रश्न भी आप लगातार कर रहे हैं। चलिए आगे चल के और प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया 30 मिनट में घड़ी के घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। तो आपको मालूम है कि जो घड़ी होती है इसमें 12 तक के अंक लिखे होते हैं, 1 से लेकर के 12 तक, यानी 12 घंटे का एक चक्रण होता है, एक साइकिल होता है। तो घंटे की सुई जब भी चलेगी तो वो 12 घंटे में पूरे चक्कर को पूरा करेगी, और पूरा चक्कर लगाने में वृत्त है तो वृत्त का पूरा कोण बनता है 360। इसका मतलब घड़ी के घंटे की सुई के बारे में हम कह सकते हैं कि वो 12 घंटे में जो कोण बनाएगी वो कोण बराबर होगा 360 के। यानी कि घड़ी की सुई जो घंटे की होगी वो जब भी चलेगी तो पूरा 12 से मान लीजिए चलती तो पूरा चक्कर उसका 12 घंटे बाद पूरा होगा, और पूरे चक्कर में 360 कोण चलेगी क्योंकि वृत्त पर पूरा चलेगी, ठीक है। ये बात आप सभी जानते हैं। तो 12 घंटे में कोण 360, तो अगर हमें 1 घंटे का कोण बताना हो, 1 घंटे में एंगल क्या होगा, तो ये 360 के नीचे 12 क्या होगा, बटे में आ जाएगा, 12 1 कम 12 3 36। इसका मतलब 30 डिग्री 1 घंटे में कोण बनेगा। आपको कोण बताना है कितनी देर में, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 1 घंटे में 30, तो आधा घंटा कह सकते हैं, आधे घंटे को ही तो हम 30 मिनट कहें, आधा घंटा कहें चाहे 30 मिनट कहें, इसमें इसका आधा कोण बनेगा यानी 15 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री तो आधा घंटे में 15 डिग्री, खत्म काम। तो ये आपका 15 डिग्री कोण बन गया,
यहाँ पर सिंपल आपको सोचना था। ठीक है, आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरीके के भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जो भी सुई हो, घंटा, मिनट, जो भी, वो एक चक्कर जब पूरा करेगी तो ही 360 डिग्री मूव होगा। ठीक है, 360 डिग्री कोण बनेगा। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मासा तथा लासा। प्रथम 3 क्रमागत स्टार्टिंग से सम संख्या क्या होती है? 2, 4 और 6, यही प्रथम 3 संख्याएं हैं। इनका मासा और लासा। तो अगर आप मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो सब में कॉमन क्या है? सबसे बड़ी संख्या 2, तो ये हो गया। अगर लासा की बात करें यानी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आप देखिए तो 6 से दोनों नहीं कटेंगे, 6 का डबल 12, 12 से ये भी कट जाएगा, तो एलसीएम 12। एलसीएम इनका निकालेंगे भी तो आप ऐसे ही तो करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर आप 2 1 कम 2, 3 ऐसे, फिर 3 1 कम 3, तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 3 12, एलसीएम 12, एचसीएफ 2, तो 2 और 12 जो कि आपको डी पार्ट में दिया गया। ठीक है, आपको बस समझना है कि क्या चीज़ है क्रमागत संख्याएं, पहली सम संख्याएं, क्रमागत सम, क्रमागत विषम, ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, बस थोड़ा सा समझना है। और ये सभी प्रश्न आपके टेट के एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी टेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ऐसा मत समझिए। प्रश्नों का लेवल हर तरह का आप में पूछा जाता है और कोशिश की जा रही है कि हर प्रकार के प्रश्न आपको कराए जाए। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसके गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, तो यह धनराशि क्या है? तो आप ऐसे तो 11,1111 नहीं लिखा जा सकता, आप जानते हैं। तो अब क्या होगा? 11,000, तो इसको आप ऐसे करेंगे कि भाई 11,000 फिर 1100 मतलब ये, और फिर 11, तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे सभी को, तब वो आंसर मिलेगा। तो 1 1 1 2 1, भाई 1 1 1 और 1 1 2 और 1, ये आपका यानी उसके धनराशि 12,111 रुपये है। तो 12,111 रुपये बी पार्ट में आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? अब यहाँ पर देखिए पूछा गया भाज्य, अक्सर अभाज्य पूछा जाता है। अगर होता सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, अभाज्य यानी प्राइम कहते हैं, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है। और भाज्य जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ध्यान रखिए, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है, ध्यान रहे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से आप सभी जानते ही हैं। तो आई होप आप ये प्रश्न भी अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट 4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। वीडियोस को आप शेयर जरूर करिए। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं और सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? अगर हम किसी पूर्णांक का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर क्या नहीं हो सकता? तो आपको मालूम है, अगर हम वर्ग करना स्टार्ट करें और 1 से शुरू करें, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग आपको मालूम है 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग आपको मालूम है 16, ये 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग आप देखें तो 36, 7 का वर्ग, आप सबको ये सब याद होता है बहुत ही आसानी से कि 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और फिर 10 का वर्ग 100। फिर से आप 11 का करेंगे तो वो 121 ही होगा, क्योंकि 11 में तो 1 ही आ गया। अब आप देखिए यहाँ तक आपको बस 10 से अधिक संख्याओं से मतलब नहीं, यही अंक रिपीट होंगे। सिंपल सी बात है। इसमें आप देखिए कौन सा अंक आया है? 1 आया है। वर्ग करने पर 1 तो मिल जाता है, 1 मिलता है। 4 यहाँ पर देखिए 4 आया है, वहाँ पर 4 ऑप्शन में भी नहीं है, तो 9 हो गया। 9 देखिए आता है, 6 आता है, 5 आता है, 5 भी देखिए वर्ग करने पर आता है। ठीक है, 0 भी देखिए वर्ग करने पर आया हुआ है, तो 0 भी आता है। इसका मतलब ये 2 नहीं आएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इसका वर्ग करेंगे तो ये जो 2 है यही आपका नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं भी किसी भी स्थान में इकाई का अंक, किसी भी संख्या में इकाई का अंक आपको 2 नहीं दिख रहा होगा। क्या क्या नहीं दिख रहा है आप देखिए, और क्या क्या दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है वो दिख रहा है 1 4, वर्ग करने पर अंतिम अंक 1 4 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा, 7 नहीं दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है और 9 दिख रहा है। ठीक, तो क्या क्या नहीं दिखा? 2 नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा, 7 नहीं दिखा और आपका 0 भी दिख रहा था। 0 1, 0 आप में है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 8 और 7, ये आपके 4 अंक हैं जो दिखेंगे नहीं। ठीक है,
ये 6 अंक ऐसे हैं जो वर्क करने पर अंतिम स्थान पर होते हैं, और ये 4 अंक ऐसे हैं जो वर्क करने पर आपको अंतिम स्थान पर नहीं दिखते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं और पूछा जा सकता है। ठीक है, लॉजिकल बेस कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जा सकता है जो सिंपल भी होगा और आपको करना होगा। 2 गुणे, देखिए ये बॉडमॉस का पूरा रूल आपका आ चुका है, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे फिर करली ब्रैकेट 3 माइनस 6 भागे, भाग का चिन्ह है 2 और फिर प्लस में 7। चलिए इसको सरल करते हैं। ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है। सबसे पहले देखिए रेखा ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर स्मॉल और फिर ये करली और फिर ये स्क्वायर। ये ब्रैकेट को सरल करने का क्रम होता है। अगर ये ब्रैकेट लगा है जिसको विनकुलम या बार ब्रैकेट कहते हैं, रेखा कोष्ठक कहते हैं, तो ये पहले सरल करते हैं, फिर इसको फिर इसको फिर इसको। तो यहाँ पर तो ये वाला है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। पहले हम ये सरल करेंगे तो उस ब्रैकेट तक पहुँचेंगे और उसको सरल करेंगे, बाकी सब ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ देखिए 6 को 2 से भाग करना, 2 तिहाई 6 होता है। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसको हटा दीजिए। अब अगली स्टेप होगी हमारी इस ब्रैकेट को सरल करने की। इस ब्रैकेट में 3 माइनस 3 लिखा है, तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 माइनस 3 मतलब 0 प्लस का 7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 आया, 3 माइनस 3, फिर ये गुणा ही है। आई थिंक यहाँ पर गुणा ही है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर प्लस था, इसको सही कर लीजिए, ये वाला प्लस था। हाँ देखिए यहाँ पर प्लस है, गलती से लिख गया है, तो इसको आप प्लस ही रखिए, ये वाला भाग प्लस है। ठीक, अब देखिए 3 माइनस 3 0 हुआ, 0 का इससे गुणा होकर के फाइनली 0 ही हो जाएगा, तो इतना हिस्सा तो 0 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 और 7 जुड़ के 10 हो जाएगा, और 10 दूने 20 हो जाएगा। इसका आंसर 20 हो जाएगा, 20 जो कि आपका बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ का ध्यान से चीज़ों को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, ताकि गलती ना होने पाए। कभी कभी माइंड हट जाता है तो फिर कोई देखिए प्लस की जगह मैंने गुणा बना दिया था तो गलत हो जाता, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। मान लीजिए कोई संख्या थी, इसको भाग करना था, इसे मान लेते कोई संख्या x थी, जिसको भाग करना था उसे 3 से, उसने भाग दे दिया 8 से। और जब 8 से भाग दिया, बटे यानी बटे करना, भाग करना का मतलब ही है x बटे x को 8 से भाग करना, इसका मतलब x बटे 8 लिख सकते हैं ऐसे हम। तो भाग करने पर वो उसको जो उत्तर मिला वो उत्तर मिला 15। तो इसका मतलब अगर हम x का मान निकालें कि वो संख्या क्या थी, तो आप देख रहे हैं ये उधर जाएगा तो होगा 15 गुणे 8 और x आ गया 15 8 120। इसका मतलब वो संख्या तो 120 थी, हमें पता चल गई। लेकिन उसने कहा कि फिर आपको सही उत्तर क्या होगा। अगर उसने 3 के स्थान पर 8 कर दिया था तो सही उत्तर क्या होगा, तो हमारा 120 वो संख्या पता चल चुकी है। वास्तव में इन्होंने 8 से भाग किया तो 15 आया था, इसको भाग करना था 3 ही से। 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 40 उत्तर आता। अगर 3 से भाग होता तो 40 आता। बस क्योंकि अब x पता चल गया है, वो संख्या मिल चुकी है, इस गलती वाले प्रश्न के डेटा से हमें वो संख्या पता चल गई 120, उसको फिर 3 से भाग कर देंगे तो 40 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस प्रश्न का आंसर सी पार्ट 40। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान दें, समझें, सीखें और आसानी से आप कर पाएंगे चीज़ों को। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी, तो ढंग से आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको शेयर करते रहिए लगातार, ताकि लोग जुड़ते रहें। जितना लोग जुड़ेंगे, जितने स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, उतना ही बेहतर कार्य आप लोगों के लिए होता चला जाएगा। आप सब अपना सपोर्ट बनाएं, सहयोग करें और वीडियोज़ को खूब शेयर करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।